नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार इसी सत्र में यह बिल ला सकती है। बिल को चर्चा के लिए संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार चाहती है कि बिल पर आम राय बने। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है कैबिनेट। तो अब इस पूरे मामले पर सरकार की यह कोशिश है कि आम राय बनाई जाए। बिल को चर्चा के लिए संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। तो यह बड़ी खबर है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है। लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी और रामनाथ कोविंद की कमेटी की सिफारिशें भी अप्रूव की गई थी। क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आगे अब अगला कदम क्या होगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद? जी देखिए, जो बिल का जो प्रारूप है वो तैयार करने के बाद आज उसको कैबिनेट के सामने पेश किया गया और उस बिल में तमाम वो सुझाव थे जो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में थे। उन तमाम सुझावों को शामिल किया गया था, क्योंकि कम से कम 3 आपको नए कानून बनाने पड़ेंगे, आप कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा और उसके लिए आपको संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। तो आज कैबिनेट ने उस बिल को मंजूरी दे दी है और जैसा कि आपने बताया कि इस बिल को और बृहद चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। उसके पीछे वजह यह कि सरकार का ये मानना है कि आप ये बात कह सकते हो कि सरकार ने कमेटी बनाई, रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई, उसमें बहुत सारे जो लोग थे, अलग अलग तबके के लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपनी राय दी, सिविल सोसाइटीज़ ने अपनी राय दी, लेकिन बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने अपनी राय उसमें नहीं दी। तो इसलिए जब इस बिल को पेश किया जाएगा, उसका जो कमेटी को भेजा जाएगा, तो जब एक जो ज्वाइंट कमेटी के पास जाएगा तो उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स तो उस कमेटी में रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा बाकी जो दूसरे राज्यों के जो असेंबलीज है उनके स्पीकर्स हों या फिर वहाँ के नेता हो, सिविल सोसाइटी हो या अलग अलग जो तमाम संस्थाएं हैं जो चुनाव सुधार की दिशा में काम करती है, उनके भी व्यू लिए जाएंगे। और ऐसे में जब उस कमेटी की रिपोर्ट बनकर आएगी बिल की शक्ल में, तब ये कहा जाएगा कि ये जो एक देश एक चुनाव है, ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की राय ये है। और फिर उसको अगले सत्र में उसको पेश किया जाएगा, फिर उसको कानून बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि चूंकि बार बार चुनाव होने से देश का ही पैसा बर्बाद होता है, जनता का ही पैसा बर्बाद होता है, लेकिन इसके खिलाफ भी तर्क दिए जाते हैं। जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी ये भी कहा कि अगर एक ही बार सब चुनाव हो जाएंगे और 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे तो जो मौजूदा सरकार होगी, राज्य में हो या केंद्र में, तो वो निरंकुश हो जाएगी और फिर जनता का उतना ध्यान नहीं रखेगी। और उनका तर्क ये है कि बार बार चुनाव होने से सरकार पर जो सत्ता में होती है, राज्य में हो या केंद्र में हो, उन पर दबाव रहता है ताकि अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें या फिर जनता के हित में फैसले लें। तो ये अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पक्ष विपक्ष, उनका तर्क है। लेकिन आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये पूरी संभावना इस बात की है कि इसी सत्र में, जो मौजूदा सत्र अभी संसद का चल रहा है, शीतकालीन सत्र, इस बिल को पेश किया जाए और ज़्यादा बृहद चर्चा के लिए और समावेशी बनाने के लिए इसको संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जो सरकार इस पूरे मामले में आम राय बनाना चाहती है राजनीतिक तौर पर, वो एक चुनौती के रूप में जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे हमसे जुड़ने के लिए। तो सीरिया में जिहादी ग्रुप बड़ा खतरा बन रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच भीषण जंग चल रही है। बशर का तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में विभिन्न गुटों के लड़ाकों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजरायल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा बढ़ गया है। इजरायल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीते 48 घंटे में सीरिया पर 510 हमले किए गए हैं। सीरियाई सेना के 80% हथियार नष्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि सीरिया के बिगड़ते हालात इजरायल के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं और यही वजह कि इजरायल की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। तो सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला हुआ है। इजरायल के हमलों से जिहादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। सीरिया में जिहादी लड़ाकों का गढ़ तहस नहस हो गया। इजरायली हमले में तबाह हुआ सीरिया का एयरफोर्स फ्लीट भी और आईडीएफ की बमबारी में सीरिया की नेवल फ्लीट नष्ट हुई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असद फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हुई हैं। इन हथियारों पर कब्जे की तैयारी में थे जिहादी ग्रुप। तो सीरिया में इजरायल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया और टारगेट पर एक तरफ सीरिया के हथियार, वहीं दूसरी तरफ जिहादी जो ग्रुप हैं या फिर जो विद्रोही गुट हैं, उनके ऊपर भी हमला इजरायल की तरफ से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि
आने वाले समय में इजरायल इनको अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इजरायल लगातार ये हमले कर रहा है। 500 से ज्यादा हमले इजरायल की तरफ से अब तक हो चुके हैं सीरिया में। और इधर सीरिया के डेरा में फिर भड़की जंग, विद्रोहियों और बशर समर्थकों में जंग, 2 गुटों में गोलियों की बौछार चली। गन फाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। तो रात भर सीरिया में इजरायल की बमबारी, 24 घंटे में सीरिया के 510 ठिकानों पर हमले, दमिश्क से हमा तक इजरायली हमलों से तबाही, सड़कों पर कबाड़ बन चुके हथियारों को देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। सारे वेपन्स किस तरह से अब एक गार्बेज में, कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। 24 घंटे में सीरिया के 510 ठिकानों पर यह हमले हुए। दमिश्क से हमा तक इजरायल के हमलों से तबाही की तस्वीरें सामने आई। और इधर सीरिया में जमीन पर भी कब्जा कर रहा है इजरायल। दक्षिणी सीरिया में इजरायल का कब्जा, एक और क्षेत्र पर इजरायल का कब्जा हुआ है। दक्षिणी सीरिया में 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हुआ है। दक्षिणी सीरिया के दारा दिशा में अल खुद शहर के ऊपर झंडा फहराता दिखा इजरायल का सैनिक। जहां तो इजरायल की बमबारी में सीरिया में जबरदस्त तबाही हो रही है। अब तक आईडीएफ के 510 हमले हो चुके हैं सीरिया के अंदर। 15 फाइटर जेट ध्वस्त हुए हैं और रुहैयल एयरबेस तबाह हो चुका है। एयरबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एडवांस वेपनरी सिस्टम खाक हो गया है। खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया है। 80% हथियार नष्ट हो गए हैं इजरायल के इन हमलों में। सुलगते हुए सीरिया युद्धपोत, दर्जनों मिग-29 विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा, धधकते हुए सीरिया के सैन्य बेस, विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजरायल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजरायल के निशाने पर आ चुकी है। क्योंकि सीरिया में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा संकट बनने वाला है। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में जब विद्रोह शुरू हुआ तो इजरायल की स्थिति ये थी कि इजरायल के दुश्मन बशर और बशर के दुश्मन एचटीएस के बीच जंग हो रही थी और इजरायल अंजाम के इंतजार में था। विद्रोहियों
विद्रोहियों के सत्ता में आते ही इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसका टारगेट बनी सीरियाई सेना की शस्त्र शक्ति। ये सीरिया के लताकिया नेवल बेस से आई तस्वीरें हैं, जिसमें सीरिया के युद्धपोत जलते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के पास सोवियत दौर की ओसा 2 क्लास मिसाइल बोट थी। तस्वीरों में नजर आ रहे सफेद रंग के कंटेनर मिसाइल लॉन्चर हैं। लताकिया बेस पर इजराइल ने सीरिया के 15 से ज्यादा मिसाइल बोट नष्ट कर दिए। इसके साथ ही तारतूस बेस पर हमले करके सीरिया के नेवल पावर को नष्ट कर दिया गया। दमिश्क के करीब मेज्जे एयरबेस पर भी इजराइल ने हमले किए और सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट कर दिए। मेज्जे एयरबेस के हैंगरों की छत में मिसाइल हमले से बने छेद नजर आ रहे हैं और इन हैंगरों के पास सीरिया की पूर्व सरकार के जेट और हेलीकॉप्टरों का मलबा नजर आ रहा है। 9 दिसंबर को दमिश्क के खुफिया विभाग हेडक्वार्टर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमले किए और यहां से आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें विनाश की स्थिति दिखा रही। इस बिल्डिंग में हथियार बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती थी। इजराइल ने इसीलिए इस पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने कहा है कि सीरिया में इजराइल के दुश्मन संगठनों का शासन है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि सीरिया के 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। सीरिया के नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम खाक हो चुके हैं। ये हथियार जिहादियों के हाथ में जाने का खतरा था। इजरायल ने 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजरायल के 50 से ज्यादा फाइटर जेट ने तुर्की की सीमा से सटे इलाकों तक हमले किए हैं। इजरायल भविष्य की सोचकर ये हमले कर रहा है, क्योंकि आज जो विद्रोही संगठनों का संघर्ष सीरिया में शुरू हुआ है, उसकी आंच इजरायल तक आनी तय है। इजरायल के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले सीरिया से हिजबुल्लाह जैसे शिया संगठन उसके लिए खतरा थे, लेकिन अब तुर्की प्रायोजित सुन्नी संगठन उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में एक बार फिर ISIS का उभार शुरू हो गया है। लताकिया के विद्रोहियों के बीच ISIS का काला झंडा नजर आ रहा है। सीरिया में इस वक्त कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जिनको अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, और ये सब इजरायल के लिए बड़ा खतरा है। बशर का तख्ता पलट करके HTS सत्ता पर कब्जा जमा चुका है। एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी भी HTS के साथ सक्रिय है। FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी भी विद्रोह में शामिल है। SDF कुर्द लड़ाकों का संगठन है और HTS के साथ इसका टकराव है। दोबारा उभर रहा ISIS सुन्नी संगठन है और SDF के साथ टकराव है। अल कायदा सुन्नी संगठन है और इसका भी SDF के साथ टकराव है।
नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शबीहा संगठन सक्रिय है। ये एल्बाइट समुदाय के लड़ाकों का ग्रुप है जिसे एल्बाइट घोस्ट भी कहा जाता है। इनके अलावा ईसाइयों का क्रिश्चियन मिलिशिया, कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हुरास अल दीन, शिया संगठनों में फातमिया और जेनेबिया ब्रिगेड सीरिया में सक्रिय हैं। सीरिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े विद्रोही संगठन इस वक्त संघर्ष में उलझे हैं। सीरिया में हिस्सेदारी को लेकर इन संगठनों के बीच बड़ी जंग छिड़नी तय है। इजराइल के कट्टर दुश्मन इस्लामिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल इस जंग को अपनी सीमा तक आने से रोकने के लिए हथियारों को तबाह कर रहा है। सीरिया में अराजक हुए हालात का असर इजराइल पर पड़ना तय है। इसीलिए इजराइल भविष्य की जंग के लिए दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में तुर्की समर्थित गुट की बर्बरता सामने आई। अस्पताल में भर्ती जख्मी सैनिकों को मारी गोली। मनबिज में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स के सैनिकों की हत्या की गई। यहां पर बर्बरता की गई। ये देखिए तस्वीर। और सीरिया में विद्रोहियों को मिला हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम। जी हां, कारामौन पहाड़ी के बीच अंडरग्राउंड हथियारों का भंडार मिला है। और सीरिया की सेना ने टनल में मिसाइल सिस्टम रखे थे। वहीं सीरिया के टार्टर्स में बर्बाद हुए टैंक नजर आए। विद्रोहियों के हमले में सीरियाई सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां खाक हुई हैं। सड़कों पर खाक हुए सेना की कई गाड़ियां दिखी हैं। और विद्रोहियों के हमले के बाद सेना के जवान टैंक छोड़कर भाग गए थे। और अब आपको बताते हैं इजराइल सीरिया पर क्यों लगातार हमले कर रहा है, क्यों वहां पर अटैक कर रहा है। तो सीरिया में तबाही अंतहीन हो गई है। नेतन्याहू का डर क्या है? सबसे पहले ये देखिए, जिहादी ग्रुप इजराइल के लिए खतरा है और सीरियाई सेना के हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में इजराइल को इस बात का डर है। इजराइल का मकसद क्या है? चरमपंथी ताकतों को रोकना। और नेतन्याहू का बयान भी इस पर आया है कि सीरिया से अच्छे संबंध हमेशा चाहते हैं। सीरिया ईरान का साथ दिया तो अंजाम बुरा होगा। यह भी चेतावनी साथ में नेतन्याहू ने दी है सीरिया को। तो क्या सीरिया के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या इन 3 टुकड़ों पर 3 देशों का कब्जा होने जा रहा है? क्या सीरिया पर अब अमेरिका, इजराइल और तुर्की का कंट्रोल हो जाएगा? ये सवाल तब खड़े हुए, ये आशंका तब बढ़ गई जब उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित गुट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने सरेंडर कर दिया। अब एसडीएफ ने जिन इलाकों को छोड़ दिया है उस पर अब प्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है। तो क्या इस इलाके पर तुर्की का कब्जा हो जाएगा? क्या इजराइल और अमेरिका भी सीरिया में बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लेंगे? सीरिया में तुर्की को बड़ी जीत मिल गई है। ये जीत अमेरिका समर्थित संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के खिलाफ मिली है। तुर्की की भीषण बमबारी से तबाह हुए एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं और इसी के साथ सीरिया के 3 टुकड़े होने की आशंका बढ़ गई है। सीरिया के 3 टुकड़े क्यों और कैसे हो सकते हैं? इन 3 टुकड़ों पर किसका कब्जा हो सकता है? ये हम आपको आगे बताएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर थोड़ी देर में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। एक्ट को लेकर
6 याचिकाओं पर आज सुनवाई है। अर्जी में एक्ट की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। पीयूष, कितनी देर में सुनवाई होगी और जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें क्या अपील कोर्ट से की गई है? बिल्कुल, अभी देखिए 3:30 बजे का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया और इसके लिए विशेष बेंच जो है गठित की गई थी सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से, और उनके साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस वी.के. विश्वनाथन हैं। अब इस मामले पर जो याचिकाएं हैं वो दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से 5 याचिकाएं हैं, जबकि एक याचिका जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से है वो जमीयत उलेमाए हिंद की है, और इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा हस्तक्षेप आवेदन भी दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद समिति और जो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समिति है, उसके अलावा कई राजनीतिक दलों की ओर से भी इसमें आवेदन आए हैं कि देश का माहौल खराब हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस एक्ट को कायम रखा जाए और समुचित तरीके से लागू कराया जाए। जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और अश्वनी उपाध्याय समेत अन्य जो 5 याचिकाएं हैं उनमें ये कहा गया है कि ये एक्ट सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और किसी भी नागरिक को कोर्ट जाने के अधिकार से रोकता है। ऐसी स्थिति में ये असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार दे। तो अब थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी और देखना ये है कि कोर्ट से जब सरकार से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार से 1 साल 8 महीने पहले जवाब तलब इस मामले पर किया गया था और अब तक कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया है। जी रवि। पीयूष, आप बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों हो रही है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की वैधता को चुनौती दी गई है। एक्ट की इन धाराओं में मुकदमे दायर करने पर रोक है, पूजा स्थल वापस लेने के लिए मुकदमे दायर करने पर रोक है, और वक्फ एक्ट की धारा 107, 107 में अपने धर्म स्थल वापस ले सकते हैं। दोनों कानूनों में भेदभाव संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और यही वजह है कि इस मामले पर आज होनी है सुनवाई। पीयूष, अगर देखें दोनों पक्षों की जो अपील है, याचिकाएं हैं, तो इस दृष्टि से जो मामले चल रहे हैं, क्या जो भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आएगा उन पर फर्क पड़ेगा कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन या किसी भी आदेश का इन याचिकाओं को लेकर? देखिए रवि, सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले पर सुनवाई शुरू कर चुकी है। अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इस मामले में जवाब दिया जाएगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्यों जवाब नहीं दाखिल किया गया। और रहा ऑब्जर्वेशन का सवाल, तो सबसे पहले इस मामले पर जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन अभी हाल ही में दाखिल हुए हैं उनमें इस मामले में इम्प्लीड करने यानी कि शामिल करने की मांग पक्षकारों की तरफ से की गई है, और कोर्ट इस मामले पर यह ध्यान रखेगा कि सभी पक्षकारों को मौका दिया जाए और ये संभावना बनती है कि इन आईओ को मंजूरी दी जाए। और इसके अलावा जो सरकार का जवाब है वो अब तक क्यों नहीं आया, इस पर गौर करेगी कोर्ट। और अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता भी है तो इससे इस केस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मामला फिलहाल सीधे तौर पर संवैधानिक और असंवैधानिक करार दिए जाने पर ही स्पष्ट होगा, क्योंकि अगर एक्ट को जारी रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण है कोर्ट की ये सुनवाई आज की। और चूंकि आपने जैसा बताया कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, निश्चित तौर पर आपको कोर्ट रूम भी जाना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और देखिए, वर्शिप एक्ट पर किसकी मांग क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी उन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। और वर्शिप एक्ट पर किसकी क्या मांग है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है? कानून को रद्द किया जाए, कानून अन्यायपूर्ण है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के खिलाफ कानून है, अपने धर्म स्थलों पर अधिकार से यह कानून रोकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है कि कानून को रद्द न किया जाए, कानून पूरी तरह से लागू हो, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कानून जरूरी है, मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी अगर यह कानून रद्द किया जाता है। तो ये दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है, ये डिमांड है, ये मांग है, ये तर्क है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है ये? 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून बनाया। 15 अगस्त 1947 से पहले के धर्म स्थल में बदलाव नहीं।
किसी धर्म के पूजा स्थल का दूसरे धर्म स्थल में बदलाव नहीं होगा। बदलाव की कोशिश करने पर सजा और जुर्माना संभव है और 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। देखिए, इस बीच एक और अपडेट आ गया है। केंद्र जल्द अपना जवाब दाखिल करेगा, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। चूंकि केंद्र का जवाब नहीं आया है तो इसको लेकर ये देखिए आया है सॉलिसिटर जनरल का कि केंद्र बहुत जल्द इस पर जवाब दाखिल करेगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि सुनवाई शुरू हो गई है, क्या दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, इस मामले में अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है। तो यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एसजी मेहता से, तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में जल्द ही अपने जो केंद्र सरकार की जो रिप्लाई है इस एक्ट को लेकर क्या केंद्र सरकार मानती है वो दाखिल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक आपकी रिप्लाई फाइल नहीं होती, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है, जब तक हम जान नहीं जाते हैं तब तक इस मामले पर आगे सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जब अगली डेट आएगी जब केंद्र सरकार की तरफ से इसमें हलफनामा दाखिल किया जाएगा कि आखिर प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई है उसमें केंद्र सरकार का क्या मानना है, जब तक केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल नहीं करती तब तक इस मामले में सुनवाई आगे नहीं होगी। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो तुषार मेहता जो है वो अपना दलील रख रहे हैं और इसमें सुनवाई आगे चल रही है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार अपना पक्ष रखेगी, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। उनके पास हम लौटेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। आनंद, अब सवाल यह है कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इसमें जो अलग अलग पार्टीज हैं उनका क्या तर्क रहेगा, आज उनके लिए क्या स्पेस है आज की सुनवाई? लगता है संपर्क टूट गया। आनंद, आप तक आवाज आ रही है क्या? दोबारा हम कनेक्ट होते हैं और ज्यादा जानकारी हम लेंगे आनंद प्रकाश पांडे से। तो देखिए, फिलहाल जो बड़ी जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक कोई मुकदमा नहीं लिया जाए और केंद्र अपना इसमें जवाब दाखिल करे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हाँ, केंद्र की तरफ से इसमें अपना पक्ष रखा जाएगा, इसमें अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे एक्ट पर सवाल उठाया है हिंदू पक्ष ने और कहा है कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस एक्ट का बने रहना बेहद जरूरी है और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो 6 याचिकाएं इसमें लगाई गई हैं अलग अलग पक्षों की तरफ से। आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जो पक्ष हैं अलग अलग, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जो अपने तर्क और अपनी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, उनके लिए आज क्या स्पेस रहेगा? क्या उनकी दलीलों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर उन याचिकाओं पर कोई फर्दर ऑब्जर्वेशन या इंस्ट्रक्शन कोर्ट की तरफ से आ जाना है? आनंद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आनंद, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी आनंद, जो मुख्य मुद्दा है याचिकाओं को लेकर, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आज आ सकता है? क्या अगली तारीख आ सकती है या फिर दोनों पक्षों के लिए कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे इसका अगली डेट मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया है कि जब तक इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक कोई भी निचली अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर या फिर किसी धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा तो इस निचली अदालतें जो इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि जो भी धार्मिक स्थल है उनका जो कैरेक्टर है वो बना रहेगा, उसको अभी चैलेंज नहीं किया जाता निचली कोर्ट में। हालांकि साथ में जो इस कानून की जो वकालत करते हुए जो पक्ष है उन्होंने ये भी कहा कि ये भी इंश्योर किया जाए कि जो सर्वे वगैरह चल रहे हैं कई जगह पे उस सर्वे पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जो सर्वे चल रहे हैं उनको चलने देना चाहिए। और फिलहाल अभी केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर बात चल रही थी, तो केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आखिर इस एक्ट पे, चूंकि ये केंद्र सरकार का कानून है, 1991 जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था, तो ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार का इस पे क्या रुख है, जब तक उस केंद्र सरकार का रुख अभी तक जो नहीं आता, हलफनामा सामने नहीं आता, अभी तक जो कोर्ट ने कहा है उसका मतलब क्या ये समझा जाए कि नए मामले नहीं लिए जाएंगे, पुराने मामले चलते रहेंगे?
जी बिल्कुल, अभी तक का जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक यही है कि जो किसी भी निचली अदालत में अब नए मामले नहीं लिए जा सकेंगे, क्योंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी मामले की सुनवाई करे तो जाहिर तौर पे नियम यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है तो निचली अदालतें उस मामले को नहीं सुनेंगी। और आज कोर्ट ने भी इस बात को साफ कर दिया। हालांकि ये कहा गया कि जो सर्वे है वो सर्वे को चलते रहना देना चाहिए, लेकिन उसका विरोध किया गया कि जो सर्वे कई जगह चल रहे हैं या फिर सर्वे की जो पिटीशन लगी है उस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो समाज में एक डिवाइड बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो अलग अलग कोर्ट में रोज एक नया मामला सामने आ जा रहा है किसी मस्जिद को लेकर, किसी मंदिर को लेकर, तो उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि समाज में जो माहौल है, सामाजिक जो भेदभाव है, वो सामाजिक जो समरसता है वो बनी रहे, उसमें किसी तरह की खलल न पड़े। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करता है तो निचली अदालतें हो उनमें उस मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है। आनंद, इस पूरे मामले में याचिकाओं में क्लियर डिवाइड सा दिख रहा है कि एक पक्ष चाहता है कि ये कानून लागू रहे और इस कानून को कड़ाई से इसका पालन किया जाए, दूसरा पक्ष पूरी तरह से इस कानून को खत्म करने के लिए है। ऐसे में केंद्र के सामने क्या चुनौती रहेगी, चूंकि केंद्र को भी हलफनामा देना है, अपना जवाब दाखिल करना है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के पास 4 साल का वक्त था। केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया और इसीलिए केंद्र सरकार की मंशा पे भी सवाल उठे। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से तमाम निचली अदालतों में अलग अलग पूजा स्थल को लेके जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई, संभल से लेके नूरी मस्जिद हो या तमाम ऐसे मामले हो, बनारस का मामला हो, तो उसको लेकर जरूर ये मंशा कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठे। और लोगों ने ये भी कहा गया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि उस कानून का कड़ाई से पालन हो। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बार बार ये कहा गया कि जो इसके पहले के चीफ जस्टिस है उन्होंने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें ये कहा था कि 1991 का जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर जो है 15 अगस्त 1947 के पहले उसमें तो बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वहाँ मंदिर था, मस्जिद था, ये पहचान करने से, सर्वे करने से रोकता नहीं है। तो उसके बाद से ये जो ओरल ऑब्जर्वेशन दिया गया, उसके बाद से एक तरह से तमाम निचली अदालतों में जो पिटीशंस थे वो बाहर आ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग हो, CPM हो या फिर तमाम ऐसी संस्थाएं हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही कोर्ट का ऐसे अगर जो कानून का ऐसे अगर पालन नहीं कराया जाएगा, तमाम देश में अलग अलग जगहों पर तमाम जो मस्जिदें हैं या जो मंदिर है उसको लेकर ऐसी याचिका दाखिल की जा सकेंगी। तो फिर उस कानून का मतलब क्या है जो 1991 में बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले की सुनवाई की जाए और आज जो 3 जजेस की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। और इसमें केंद्र सरकार जो हलफनामा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम अगली सुनवाई तक संभवतः इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर देंगे। ठीक है आनंद, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस वक्त चल रही है, इंतजार इस बात का है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई को फाइनल क्या कंक्लूड किया जाता है, एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक अहम सुनवाई चल रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई चल रही है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए मामले नहीं लिए जाएंगे जब तक कि इस पर हम निर्णय नहीं दे देते, लेकिन पुराने मामले इस पर चलते रहेंगे। विपिन चौबे के पास चलेंगे, उनके साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, जरा पूछिए कि ये जो मामले हैं इसमें हिंदू पक्ष की क्या मांग है और इतना लंबा वक्त क्यों लगा हिंदू पक्ष को इस एक्ट को लेकर, इस तरह की याचिकाएं लेकर कोर्ट में जाने में? बिल्कुल रवि, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मौजूद हूं, जहां पर 1 महीने बाद, ठीक आज से 1 महीने बाद कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा और दुनिया भर के साधु संत यहां पर इकट्ठा होंगे। और इस वक्त मैं इसी कुंभ परिसर के अंदर मौजूद हूं और अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उन सबकी नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है और इतनी लंबी, इतनी पुरानी मांग पर क्या कुछ साधु संतों का रुख है, वो भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मान जी, आप ये बताइए कि हम लोग कुंभ परिसर में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें और रह रहकर आप मोबाइल भी चेक कर रही हैं कि क्या स्टेटस आ रहा है। साधु संत इस देश के क्या चाहते हैं और इतना वक्त क्यों लग गया आप लोग को कोर्ट पहुंचने में? देखिए, कोर्ट की अपनी एक गरिमा है और काम करने का तरीका है, लेकिन हम जो निगाहें लगाए बैठे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं कि कोर्ट से कुछ ना कुछ सकारात्मक मिलेगा। इस एक्ट का वायलेट होना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक्ट नहीं मानो एक गेम होता था, स्टैचू, यानी जैसी चीज़ें वहीं रुक जाए। क्या थमने के बाद कोई जीवन चल सकता है? ऐसे ही हमारे मंदिर
जो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिए गए आक्रांताओं द्वारा, उनको यथास्थिति रख करके इतने सालों से, गत वर्षों से हमारी भावनाओं को आहत करते हुए हमारे मंदिरों में अयोध्या को उससे बाहर रखा गया, बाकी कहा गया जो जहां जैसे है वो वैसे रहेगा। अब उसमें परिवर्तन करने की मांग कर रही है। कितने होपफुल हैं आप लोग, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? जी होपफुल नहीं, हम तटस्थ हैं। हम लोग अपनी चीजें अब लेकर के ही रहेंगे। संवैधानिक तरीके से तो मिलेंगी ही, लड़ेंगे भी और कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब जो है एक लिमिट होती है किसी चीज की, वो क्रॉस हो चुकी है। जिस तरीके से ये जो विधर्मी लोग हैं, ये हिंदू और सनातन को निपटाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। महाराज जी, आप लोग का रुख क्या है? सब लोग सुप्रीम कोर्ट पर आज निगाहें जमा कर बैठे हुए हैं, सारे लोग टीवी देख रहे हैं और सब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इस एक्ट का वो खत्म कर दिया जाए, कुछ नया लाया जाए, और जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप लोग की सोच क्या है? हम लोग यही सोचेंगे, जैसे अभी हमारे माता अन्नपूर्णा जी ने कहा है कि हम लोग तो प्रतीक्षा करेंगे, यदि संवैधानिक तरीके से हमको हमारा न्याय नहीं मिलेगा तो हम हर तरह से निपटने की कोशिश करेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, मांग की जा रही है। आज कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और उस पर विचार करने की बात की जा रही है। सुन पा रहे हैं कि वहां पर मौजूद साधु संत क्या कह रहे हैं। और देखिए, लगातार इस वक्त कोर्ट से जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त अदालत में जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। आनंद, इतने लंबे समय तक कोर्ट में केंद्र की तरफ से इस पर जवाब नहीं दाखिल किया गया, लेकिन अब तो समय सीमा तय कर दी गई कोर्ट के द्वारा केंद्र के लिए। जी बिल्कुल, अब केंद्र को जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा दी है उसके अंदर अपना हलफनामा दाखिल करना होगा, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, प्रेसिडेंस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये केंद्र सरकार ने बनाया था। और अगर ये एक्ट जो है लागू नहीं हो रहा है या फिर इसको अगर चैलेंज किया जा रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं उसमें कुछ याचिकाएं हैं जो इस कानून के खिलाफ है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए, तो कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जो ये मांग की गई है कि इस कानून का अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को समय दिया गया, उस समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा कि आखिर इस एक्ट को लेकर केंद्र सरकार का क्या मानना है। बिल्कुल, ये सरकार के सामने एक टाइमलाइन कोर्ट की तरफ से दी गई। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, अभी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। जो याचिकाएं दायर की गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, और इसमें केंद्र की तरफ से कहा गया कि हम जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय केंद्र को दिया है और कहा है कि 4 हफ्ते में अपना हलफनामा, अपनी तरफ से जो इस मामले में जवाब है वो दाखिल करे। तो ये एक अहम निर्देश है केंद्र को अदालत की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। आनंद, जिस तरह से इस पूरे मामले में याचिकाएं आई हैं और इसमें केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है, सीधे तौर पर क्या वाकई में केंद्र सरकार के लिए ये एक मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि कानून है और कानून के खिलाफ भी याचिकाएं हैं और इसमें सरकार को स्पष्ट तौर से अपनी राय देनी है कि कानून लागू होगा या फिर कानून में संशोधन, सुधार की जरूरत है? तो बिल्कुल केंद्र सरकार को अपना रुख अब साफ करना ही पड़ेगा। ये कानून भी केंद्र सरकार का ही है, लेकिन उस वक्त जब ये कानून बना था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में बीजेपी सरकार का इस कानून को लेकर क्या मत है, क्योंकि आपने देखा हो कि तमाम बीजेपी के नेता वो अलग अलग समय पर कहते रहे हैं कि जो प्रेसिडेंस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तर्क ये रहता है कि जो मुस्लिम आक्रांता है, जो मुगल आक्रांता है, उन्होंने तमाम जो मंदिर थे उनको ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिदें बना दी। और ये एक नैरेटिव भी है जो लगातार बीजेपी तमाम चुनाव में इस्तेमाल करती है, और उसी बीजेपी की सरकार है केंद्र में। तो ऐसे में केंद्र सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग होगा अपने जो उनका जो कोर वोट बैंक है उसको समझाना, और साथ ही साथ उसका क्या व्यू है उसको लेके केंद्र सरकार का पक्ष और हलफनामा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना। और ऐसे में जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को जो 4 हफ्ते का समय दिया गया है, तो उसमें जरूर उसमें केंद्र सरकार लीगल ओपिनियन मिलेगी, अपने तमाम जो लीगल लुमिनरीज है और पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी इस मामले को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से एक बाढ़ सी आ गई थी पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा कि लगभग दर्जनों भर से ज़्यादा जो है निचली अदालतों में केसेस दाखिल किए गए थे। तो अब उनको लेकर जाहिर तौर पे देश में अलग अलग जगह पे कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही थी, कई जगह दंगे जैसे हालात बन गए थे। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि आज के बाद से किसी भी कोर्ट में कोई नया केस रजिस्टर नहीं होगा, यानी कि अब जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो ऐसे में कोई नया केस निचली अदालतों में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, कोई भी अदालत इसको टेकअप नहीं कर सकती। और 4 हफ्ते का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया और साथ ही
साथ कुछ लोगों ने याचिकाओं में यह भी मांग की है कि इस कानून की जरूरत नहीं है। उस पर आखिर केंद्र सरकार का क्या मानना है, केंद्र सरकार जब अपना इस पर हलफनामा दाखिल करेगी, अपना रुख बताएगी, फिर इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी। सीधे तौर पर याचिकाओं में इस एक्ट के लीगल स्टेटस को ही चैलेंज किया गया है। क्या इस संबंध में भी कोई एप्लीकेशन या कोई याचिका है आनंद के इस पूरे कानून में बदलाव, रिफॉर्म या संशोधन की भी जरूरत है? तो बिल्कुल तमाम IUML की बात करें या फिर तमाम जो इस कानून के जो खिलाफ में जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि ये जो कानून है इसका लागू किया जाना चाहिए सख्ती से, क्योंकि ये कानून जो है वो फ्रीज कर देता है किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्टेटस था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर का जो पूजा स्थल था उसका जो करेक्टर था, अगर मंदिर था तो मंदिर और मस्जिद था मस्जिद, उसके उस वक्त जो था उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन कहें जस्टिस चंद्रचूड़ के एक ऑब्जर्वेशन जो एक कन्फ्यूजन फैला था, जिसको लेकर ब्लेम कई बार किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो एक्ट है ये किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को पता करने के कि क्या वो 15 अगस्त 1947 आनंद लौट रहे हैं आपके पास। देखिए एक और अपडेट की ऐसे मामले में निचली अदालत में आदेश नहीं आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। निचली अदालत से आदेश नहीं आएंगे ऐसे मामलों में, ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ तो केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया, वहीं देखिए निचली अदालतों को लेकर जो हमेशा एक बहस छिड़ी रहती थी ऐसे मामलों में, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है कि ऐसे मामले में निचली अदालत से आदेश नहीं आएंगे। आपको याद होगा कई मामलों में निचली अदालतों के आदेश के हिसाब से सर्वे और दूसरी चीजें शुरू की जाती हैं। ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन कहिए, निर्देश कहिए कोर्ट की तरफ से। आनंद, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से निचली अदालतों को लेकर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई हम कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, तब तक पूरे देश में कहीं भी कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। और साथ ही साथ निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में कोई आदेश वो नहीं दे, यानी कि तमाम जो मामले चल रहे हैं निचली अदालतों में अब वो सब फ्रीज हो जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के आगे लगी हैं उनका वो निपटारा नहीं कर देता। तो यानी कि 1 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद के अंदर केंद्र सरकार को हलफनामा देकर अपना पक्ष दाखिल करना है। इसके अलावा तमाम जो पक्षकार थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि 4 हफ्ते में वो अपना जो हलफनामा वो क्या सोचते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। यानी कि तब तक कोई भी निचली अदालत है वो कोई भी आदेश पारित कर सकती है, नहीं कि क्या नया केस ले सकती है जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है। जाहिर तो भी एक बड़ी राहत की बात होगी तमाम उन पक्षकारों के लिए जो कह रहे थे कि इस एक्ट को लेकर ये जो तमाम जो मिसकंसेप्शन है उसको लेकर जगह जगह याचिका निचली कोर्ट में दाखिल की जा रही है और निचली कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। अब जरूर तमाम जो ऐसे मामले तो उन पर रोक लगेगी, कानून व्यवस्था में जो कई जगह प्रावधान पड़ रहा था उस पर जरूर रोक लगेगी। जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। जैसा कहा गया कि निचली अदालतों की तरफ से ऐसे आदेश नहीं आएंगे फिलहाल। तो देखिए ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि नए मामले न लें अदालतें और निचली अदालतों से कोई आदेश न आए। तो आनंद, क्या मतलब इसका समझा जाए जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं और कुछ डेट्स जो हैं मिली हुई हैं, क्या वो सब अब फ्रीज हो जाएंगे? चलिए हम इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।